जय श्री राम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा हम लोग कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स 12th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। आज भी हम लोग उसी को कंटिन्यू रखेंगे बेटा, और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी स्मॉल टॉपिक दैट इज आउटसोर्सिंग। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आउटसोर्सिंग होता क्यों है और पिछले कुछ सालों में जो इंडिया है व्हाई इट बिकेम एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द आउटसोर्सिंग। तो क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस पर कमेंट जरूर करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा बात करते हैं अपने बहुत ही छोटे से और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नाम है आउटसोर्सिंग। देखिए नाम से ही पता चलता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? बाहर के सोर्स को यूज करना, यानी बाहर के रिसोर्सेज को यूज करना। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है बेटा, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन उन बिजनेस एक्टिविटीज के लिए बाहर के रिसोर्सेज को यूज करे, खासकर दूसरे देशों के, जिनको वो पहले खुद ही परफॉर्म कर रही थी, तो उसी को हम कहते हैं बेटा आउटसोर्सिंग। उसी को हम लोग कहते हैं आउटसोर्सिंग। क्लियर? तो डेफिनेशन अगर देखें तो लिखा है आउटसोर्सिंग रेफर्स टू हायरिंग बिजनेस सर्विसेज। जब आप बिजनेस सर्विसेज हायर करते हो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब बाहर के रिसोर्सेज से, ठीक है, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज, खासकर दूसरे देशों के रिसोर्सेज जब हम यूज करें तो उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। और कौन सी एक्टिविटीज के लिए? विच वर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और विद इन द कंट्री। जो पहले हम लोग खुद अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे या फिर अपने देश के रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे, अगर उन्हीं बिजनेस एक्टिविटीज के लिए हम लोग बाहर के, खासकर दूसरे देशों के रिसोर्सेज को यूज करें, तो उसी को हमने बोला है बेटा आउटसोर्सिंग। ठीक है, और इसी को ऐसे भी कहा गया है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू अ थर्ड पार्टी, कि हमने अपनी कुछ एक्टिविटीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ। और थर्ड पार्टी भी ज्यादातर कहां की हम लोग बात करें बेटा? मोस्टली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दूसरे देशों से। ठीक है, विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और ये वही सारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं जिनको पहले खुद ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही थी, बट अभी उन्होंने क्या किया है, उसके लिए बाहर के रिसोर्सेज यूज करना शुरू कर दिया है। तो इसी को कहा गया बेटा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग। और ग्लोबलाइजेशन के बाद बेटा जो आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। ठीक है, और आज के टाइम पर जो हमारा कंट्री, हमारा देश, हमारा महान भारत, ठीक है, इट बिकेम अ वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द आउटसोर्सिंग। वो बहुत आकर्षित डेस्टिनेशन है बेटा आउटसोर्सिंग के लिए। आज के देश, आज के समय में हमारे जो रिसोर्सेज है उनको बेटा बहुत सारे देश यूज करते हैं, खासकर जो डेवलप कंट्रीज है बेटा वो डेवलपिंग कंट्रीज के रिसोर्सेज को यूज करती हैं। तो ऐसे क्या फीचर हैं हमारे देश में, ऐसी क्या विशेषताएं हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है, क्या कारण है हमारे देश के, जिसकी वजह से भारत जो है आज के टाइम पे एक बहुत लुक्रेटिव या अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है बेटा आउटसोर्सिंग का, वो देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। देखिए हमारे देश में जो मैन पावर है बेटा वो बहुत स्किल्ड है, और अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर जो है ये पहला रीजन है जो हमारे देश को आउटसोर्सिंग के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। क्लियर? दूसरा है बेटा फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है बेटा एमएनसीज के लिए वो बहुत फेवरेबल रही है उनके लिए, जैसे कि उनको टैक्स रिबेट दिया जाता है बेटा, टैक्स हॉलिडेज दिया जाता है, टैक्स कंसेशन दिया जाता है, जिससे कि वो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं और हमारे ही रिसोर्सेज को यूज करते हैं। क्लियर? तीसरा बेटा लो वेजेस रेट। भगवान की दया से हमारे देश में एक चीज बहुत ज्यादा है विश्व में, और वो है हमारी पॉपुलेशन।
ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज मोर देन डिमांड ऑफ लेबर इन आवर कंट्री। तो उसकी वजह से जो हमारा वेजेस रेट है बेटा वो दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। अब हमारे देश में क्या हो रहा है, लो वेजेस रेट पर स्किल्ड लेबर दूसरे देशों को आसानी से मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है बेटा कि हमारे देश में आउटसोर्सिंग की बहुत डिमांड है। क्लियर। फिर इसके बाद है बेटा कंसिडरेबल ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, ग्लोबलाइजेशन के बाद आईटी सेक्टर में जो हमारे देश में ग्रोथ हुई है बेटा, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा कंट्री जो है एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है आउटसोर्सिंग के लिए। क्लियर बेटा। तो ये सारा आपका आउटसोर्सिंग के बारे में था। 3 या मैक्सिमम 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, उसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO। बेटा अब बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के बारे में। बट WTO का क्या फंक्शन है और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं, इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा बेटा कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था GATT, GATT। ठीक है, फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948, 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी। ध्यान रखना इस ईयर को, विद 23 कंट्रीज, 23 कंट्रीज इनकी मेंबर कंट्रीज थी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई गेट का मेन पर्पस क्या था और इसका WTO से रिलेशन क्या है। तो देखिए, गेट का मेन पर्पस था टू एडमिनिस्ट्रेट ऑल मल्टीलैटरल्स, मल्टीलैटरल मतलब बहुआयामी ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, उन सब के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, किसको लेके, मल्टीलैटरल ट्रेड को लेकर। यानी हर देश जो दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उनके पास लाभ कमाने के, बेनिफिट एंजॉय करने के, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांस होने चाहिए। ये सब एडमिनिस्ट्रेट कौन करता था बेटा, गेट करता था। ठीक है, यानी गेट वो सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाता था जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब इंटरनेशनल ट्रेड को एंजॉय कर सके। राइट। अब इसी को जो गेट है बेटा, गेट को ही रिप्लेस किया गया था WTO के द्वारा इन 1995। यानी कि बाद में जो गेट है वही कन्वर्ट हुआ और बन गया बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और कब, 1995। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे बेटा WTO के फंक्शन क्या थे, ठीक है, और उससे इंडिया को क्या बेनिफिट। देखिए बेटा, WTO में WTO एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी WTO में जितने भी कंट्री मेंबर्स हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं बेटा वो सब गुड्स और सर्विसेज को लेकर होते हैं, जिससे कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होता है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी देखिए, 164 मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO। एट प्रेजेंट WTO में 144 मेंबर कंट्रीज हैं बेटा, और हर मेंबर कंट्रीज को WTO के जितने भी रूल, रिस्ट्रिक्शंस हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। तीसरी चीज देखिए बेटा, इंडिया हैज कीप इट्स कमिटमेंट मेड टू WTO। इंडिया हमेशा से ही WTO को जो उसने कमिटमेंट किया है बेटा वो उसको फॉलो करता है, और इसीलिए इंडिया ने 1991 में जितनी भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट पर वो सब हटा दी, और इसके साथ साथ जो हमारा टैरिफ रेट था बेटा उसको भी रिड्यूस कर दिया। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ WTO। फंक्शन ऑफ WTO में बेटा टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। सबसे पहला और सबसे जो मेन फंक्शन है बेटा वो यही है कि भैया इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है, चाहे वो बायलैटरल ट्रेड हो या फिर मल्टीलैटरल ट्रेड हो। कैसे बेटा, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जितने भी टैरिफ बैरियर्स या नॉन टैरिफ बैरियर्स है उन सबको हटाकर इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, ये इसका मेन फंक्शन है बेटा। दूसरा है टू एस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड रेजिमे, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जो रूल बेस्ड हो। ऐसा ना हो बेटा कि कोई भी कंट्री अपने आप जानबूझकर
ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड पे किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगा सके। तीसरा है बेटा टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। ऑब्वियस सी बात है बेटा, डब्ल्यूटीओ कंट्रीज, डब्ल्यूटीओ में जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच एग्रीमेंट कराकर, ठीक है, फेयर प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड कराकर डब्ल्यूटीओ क्या करना चाहता है, इनलार्ज करना चाहता है, बढ़ाना चाह रहा है बेटा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इजी हो जाएंगी, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो जितने भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज है बेटा उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी होगा। इसके बाद बेटा एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, वो मेन फंक्शन है टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का एक काम ये भी है, ये ध्यान रखना कि बेटा एनवायरनमेंट की रक्षा की जा सके, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। ठीक है बेटा, तो ये सारे फंक्शन थे डब्ल्यूटीओ के। अब देखते हैं कि क्यों ऐसा कुछ स्कॉलर्स सोचते हैं कि भाई इंडिया को डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन उठता है, क्या इंडिया को डब्ल्यूटीओ का मेंबर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? देखिए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट या बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनको लगता है कि भाई इंडिया को डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं होना चाहिए और उसके अगेंस्ट उन्होंने दो रीजन भी दिए हैं। तो पहला रीजन क्या है बेटा, मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ओकर्स अमंग द डेवलप्ड नेशंस, कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो ज्यादातर लेन देन होता है वो सब डेवलप्ड नेशंस या डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होता है। तो इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का जो बेनिफिट मिलता है वो मेन किसको मिलता है, डेवलप्ड कंट्रीज को मिलता है। डेवलपिंग कंट्रीज को तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता, तो इसलिए उसको उनका मेंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने पॉइंट दिया बेटा, वो लिखा है डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है बेटा उनके साथ तो चीटिंग हो रही है। अब इन्होंने इसके पीछे भी लॉजिक दिया, इन्होंने कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया, या डब्ल्यूटीओ ने क्या किया, डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स किया कि वो अपनी मार्केट को ओपन कर दे डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। बट कभी भी डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अपनी मार्केट को पूरी तरह से ओपन नहीं किया। यानी आज भी डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट को एक्सेस नहीं कर पा रही। तो इसका दूसरा मतलब फिर वही है कि इसका जो बेनिफिट है इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट या डब्ल्यूटीओ से जो बेनिफिट मिल रहा है वो केवल किसको मिल रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज को मिल रहा है। ठीक है, तो दीज आर द टू पॉइंट्स जो कि स्कॉलर्स ने दिए हैं इस वे में। तो अब आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया को डब्ल्यूटीओ का मेंबर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? ठीक है बेटा, तो इस टॉपिक के साथ आज की क्लास में केवल इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।